8 महीने, पूरे 8 महीने लग गए थे उसे कांच की इस विशाल आलीशान इमारत की चौखट तक पहुंचने में। शरीर पर लपेटी हुई सूती साड़ी का पल्लू अब छोटा पड़ने लगा था। अंदर धड़कती सांसों की गिनती दिन ब दिन भारी हो रही थी। दफ्तर की गलियारे में एसी की ठंडी हवा चल रही थी। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने उसे ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा मानो वह किसी गलत पते पर आ गई हो। मैडम, सर किसी से बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिलते और आपकी हालत। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने उसकी उभरी हुई कोख की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखिए, मैं आपसे कह रही हूँ, उन्हें बस जाकर इतना कह दीजिए, नेहा आई है। नेहा की आवाज़ गले में ही घुटकर रह गई। होंठ सूखे हुए थे, लेकिन आंखों में जिद थी, उस माँ की जिद जो अपनी बची खुची खुददारी को गिरवी रखने निकली थी। लड़की ने अनिच्छा से इंटरकॉम उठाया, 2 शब्द बोले और फिर हैरान नज़रों से उसे देखते हुए कैबिन में अंदर जाने की इजाज़त दे दी। कैबिन का दरवाज़ा धीरे से खुला। कैबिन के भीतर एक अलग ही माहौल था। लेदर की कुर्सियों और महंगी कॉफ़ी की गंध, वही गंध जो अवधेश की आदतों में शुमार थी। सामने की बड़ी सी कुर्सी पर वह बैठा था, चौड़े कंधे, गठीला शरीर और आंखों में ऐसा सन्नाटा जैसे किसी जलते शहर को देखने के बाद सिर्फ राख बची हो। वह कोई खानदानी रईस नहीं था। नेहा जानती थी कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उसने अपनी उंगलियां घिसाई थीं, दिन रात एक किया था। लेकिन आज वह जो दिख रहा था वह अवधेश नहीं था जो कभी उसकी जुल्फ़ों को उंगलियों में लपेटकर रात रात भर बातें किया करता था। आज उसकी आंखों में सिर्फ पत्थर की जैसी ठंडक थी। नेहा ने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन पेट में उठने वाली हलचल ने उसके कदमों को वहीं रोक दिया। उसने घबराकर अपनी साड़ी को थोड़ा और कस लिया और वहीं खड़ी रह गई। 8 महीने बाद मेरी तरफ आने के रास्ते याद आ गई तुम्हें? अवधेश की आवाज़ किसी नुकीले शीशे की तरह चुभी। उसने सामने रखी फाइल बंद की और बहुत आहिस्ता से कुर्सी से पीठ टिका ली। अब आ ही गई हो तो आगे बढ़कर बैठ भी जाओ। उसने सामने रखी विजिटर चेयर की ओर हल्का सा इशारा करते हुए सपाट आवाज़ में कहा। वह कुछ पल वहीं खड़ी रही, जैसे उसके कदम आगे बढ़ने से डर रहे हों। फिर वह नीचे नजरें किए धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई आगे आई और धीरे से कुर्सी पीछे खींचकर बहुत आहिस्ता से बैठ गई और नजरें नीचे कर लीं। उसकी उंगलियां घबराहट में एक दूसरे में उलझी हुई थीं। वह अपनी सांसें सामान्य दिखाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी कांपती उंगलियां उसके भीतर चल रहे तूफान को साफ बयां कर रही थीं। वह कुर्सी की पीठ से टिक गया, बाएं सीने पर बांध लें और कुछ पल उसे खामोशी से देखता रहा, जैसे उसके चेहरे के हाव भाव देखकर उसके अंदर चल रही तूफान को जानने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसके होंठों पर एक फीकी, चुभती हुई मुस्कान उभरी। तो आखिर तुम्हें मेरे उसी कैबिन में वापस आना ही पड़ा, उसने धीमे लेकिन ताने भरे लहजे में कहा। खैर, बताओ, क्या काम है? क्योंकि जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम बिना किसी मतलब के मेरे पास कभी नहीं आती। अगर आज यहाँ बैठी हो तो यकीनन कोई ऐसी वजह होगी जिसने तुम्हें मेरे पास आने पर मजबूर कर दिया। उसने मेज़ पर रखी पेन को उंगलियों के बीच घुमाया, फिर अपनी पैनी नज़रों से सीधे उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तो बोलो, इस बार मुझसे क्या चाहिए? उसके शब्द शांत थे, लेकिन हर शब्द में टूटा हुआ भरोसा था और अनकही शिकायतें इतनी गहरी थीं कि उन्हें सुनकर नेहा के लिए नजरें उठाकर जवाब देना भी मुश्किल हो गया। फिर भी हिम्मत करके नेहा ने अपनी आंसुओं से भरी पलकें उठाकर अवधेश की तरफ देखा, जहाँ उसके लिए सिर्फ नफरत थी। उसका दिल तो कर रहा था कि वह अवधेश के गले लगकर चीख चीख कर सब बता दे कि उसने इतने दिनों तक उससे दूर रहकर कितनी परेशानियां, दुख, दर्द और तकलीफ़ें झेली हैं। लेकिन अवधेश के ताने भरे शब्द और अपने लिए उसकी आंखों में नफरत देखकर नेहा के गले में से शब्द निकल ही नहीं रहे थे। वह कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसने दोबारा अपनी नज़रें नीचे कर लीं, क्योंकि सामने बैठा अवधेश वह नहीं था जिसे वह जानती थी, जो कभी उसकी छोटी सी आह से तड़प उठता था। अवधेश कुछ पल तक उसकी खामोशी को देखता रहा। जब वह कुछ नहीं बोली तो उसने हाथ में पकड़ी हुई पेन धीरे से मेज़ पर रखी, लेकिन अवधेश की नज़रें अब भी उसी पर टिकी थीं। क्या हुआ? उसकी आवाज़ शांत थी,
लेकिन उस शांति में अजीब सी कठोरता घुली हुई थी। कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? वह हल्का सा आगे झुका और ठंडे लहजे में बोला, जल्दी बोलो, मेरा समय बहुत कीमती है, हर मिनट का हिसाब होता है। तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट हैं, तुम्हें जो कुछ भी कहना है जल्दी कहो। नेहा ने एक नज़र अवतेश की तरफ देखा, फिर वापस नज़रें नीचे कर लीं। अवतेश के 2 मिनट पूरे होने वाले थे, लेकिन वह फिर भी कुछ नहीं बोली। उसकी झुकी हुई निगाहें, कांपती उंगलियां और बार बार सूखते होंठ बता रहे थे कि वह कुछ कहना चाहती है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। अवतेश के होंठों पर एक फीकी, कड़वी मुस्कान उभरी। ठीक है, तो तुम कुछ नहीं कहोगी, और अगर तुम सिर्फ यहाँ बैठने के लिए आई हो, उसने कुर्सी की बैक से टिकते हुए कहा, तो तुम जा सकती हो। मेरे पास बेवजह की खामोशी के लिए वक्त नहीं है। अवतेश के शब्द मानो सीधे नेहा के दिल में उतर गए। उसने कांपते हुए अपने ओंठ भींच लिए। उसका गला इतना सूख चुका था कि शब्द बाहर आने से पहले ही टूट रहे थे। उसने अपनी आंखें एक पल के लिए बंद की, गहरी सांस ली और अपने टूटे हुए आत्मसम्मान को समेटते हुए बहुत मुश्किल से बोली, मुझे मुझे कुछ पैसों की मदद चाहिए अवतेश। बस कुछ हफ्तों की बात है। बच्चे का वक्त करीब है। और उसकी आवाज़ कांप गई, नजरें झुक गईं। यह कहते हुए उसकी आवाज़ भर्रा गई थी, मानो यह बोलने में उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। मैं जानती हूँ, उसने अटकते हुए कहा। आपको लग रहा होगा कि मैं सिर्फ अपनी ज़रूरत लेकर आई हूँ, और शायद आप गलत भी नहीं हैं। लेकिन लेकिन यकीन मानिए, अगर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता होता तो मैं कभी आपसे मदद मांगने नहीं आती। मैं सचमुच बहुत बड़ी मजबूरी में हूँ। आखिरी के शब्दों के साथ नेहा की आंखों से एक आंसू छलककर उसकी हथेली पर गिर पड़ा। कमरे में फिर से वही खामोशी छा गई, लेकिन इस बार वह खामोशी पहले से कई ज़्यादा भारी थी। पैसे? अवतेश के चेहरे पर एक तलक, कड़वी मुस्कान उभरी। वह अपनी जगह से उठा। उसके लंबे, सख्त कदम नेहा की तरफ बढ़े। हर कदम के साथ नेहा की दिल की धड़कन ऐसी तेज हो रही थी जैसे सीने के भीतर कोई परिंदा फड़फड़ा रहा हो। वह बिल्कुल नेहा के करीब आकर रुक गया, इतना करीब कि उसकी सांसों की गर्माहट नेहा के चेहरे को छूने लगी। वही जानी पहचानी छुअन जिसने कभी नेहा की रूह को तृप्त किया था, आज उसमें खौफ भर रही थी। तुमने क्या सोचा था नेहा? तुम अचानक गायब हो जाओगी, मेरी इज्जत, मेरे गुरूर को मिट्टी में मिला दोगी, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो हाथ फैलाकर मेरे सामने मदद के लिए आकर खड़ी हो जाओगी। अवतेश ने अपनी गहरी, भारी आवाज़ में उसके कान के पास झुककर कहा, यह तुम्हारा भी। नेहा कहते कहते रुक गई। उसकी पलकों से एक बूंद ढलक कर उसके गाल पर आ टिकी। बच्चा? अवतेश ने एक ठंडी सांस भरी। उसकी नज़र नेहा के पेट पर गई, जहाँ उसका अपना खून पल रहा था, लेकिन उसकी आंखों का पत्थर पिघला नहीं। बच्चा मुझे नहीं चाहिए नेहा, मुझे इस औलाद से कोई मतलब नहीं है, अवतेश ने तीखे स्वर में कहा। नेहा का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबाकर भींच दिया हो। वह अवाक होकर उसे देखने लगी। क्या ये वही इंसान है जो कभी खुद उससे बच्चों के लिए जिद किया करता था? आज इतना बेदर्द कैसे हो गया? फिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? मेरी मदद के बदले? नेहा ने हिम्मत जुटाकर पूछा। अवतेश ने अपना हाथ बढ़ाया और बहुत धीरे से नेहा की ठुड्डी को छुआ। उसकी उंगलियों की छुअन में एक अजीब सी दीवानगी और तड़प थी, एक ऐसी वासना जो महीनों के इंतजार से सुलग रही थी। रातें? अवतेश ने बिना पलक झपकाए उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हारी हर रात मेरे साथ। जब तक मेरा दिल न भर जाए तब तक तुम मेरी बाहों में रहोगी। सौदा सीधा है, पैसे ले जाओ, लेकिन कीमत अपने जिस्म और वक्त से चुकाओ। नेहा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, गालों पर हया और गुस्से का भाव आ गया। वह जानती थी कि अवतेश का यह सौदा सिर्फ उसकी कीमत नहीं, उसके आत्मसम्मान को कुचलने का एक जहरीला तरीका था। लेकिन दूसरी तरफ उसके पेट में पलता हुआ नन्हा वजूद था, जिसकी सांसों की कीमत
इस वक्त इस सौदे से बंधी थी। बोलो, मेरा सौदा मंजूर है? और अगर मंजूर नहीं है तो बाहर जाने का रास्ता वो है, तुम जा सकती हो। उसने केविन के दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए सीधे सपाट लहजे में कहा। मंजूर है। ये दो लफ्ज नेहा के सूखे होंठों से किसी टूटते हुए कांच की तरह झड़े। अवतेश के चेहरे पर जीत की कोई चमक नहीं उभरी, बल्कि उसके जबड़ों की नसें और तन गईं। उसे लगा था कि वह इनकार करेगी, अपने उस छोटे स्वाभिमान के लिए लड़ पड़ेगी, लेकिन उसका यह समर्पण अवतेश के सीने में सुकून की जगह एक अजीब सी चुभन पैदा कर गया। उसने मेज़ की दराज से एक चेकबुक निकाली, बिना कुछ कहे एक बड़ी रकम भरी और चेक फाड़कर उसकी तरफ सरका दिया। शाम 7 बजे मेरी गाड़ी नीचे इंतज़ार करेगी। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा रूखापन था। रात का अंधेरा शहर की ऊंची इमारतों को निगल चुका था। अवतेश के पेंट हाउस का वह विशाल बेडरूम किसी 5 स्टार स्वीट से कम नहीं था। नेहा अपनी साड़ी चारों ओर लपेटे सिकुड़ी हुई उस किंग साइज बेड पर बैठी थी, लेकिन कमरे की मध्यम पीली रोशनी में वहाँ की खामोशी नेहा को डरा रही थी। उसने अपनी सूती साड़ी के पल्लू को कसकर मुट्ठी में भींच रखा था। उसकी आंखों में आंसुओं के साथ एक अजीब सी बेबसी थी। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे अपनी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। सांस तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। उसके पेट में पल रहा हुआ बच्चा जैसे अपनी माँ की घबराहट महसूस कर रहा था और लगातार करवटें बदल रहा था। हर एक पल एक सदी की तरह भारी था। तभी दरवाजे का हैंडल घूमा। दरवाज़ा धीरे से खुला। अंदर आते ही अवतेश ने अपनी टाई ढीली की और कोट निकालकर कुर्सी पर फेंक दिया। उसकी नज़रें सीधे नेहा पर गड़ी थीं, एक भूखे लेकिन जख्मी इंसान की तरह जो अपनी ही घाव का बदला लेने पर उतारू था। वह धीरे धीरे उसके करीब आया। 8 महीने के भारी थके हुए शरीर के साथ नेहा बिस्तर के किनारे और सिकुड़ने की कोशिश करने लगी। डर लग रहा है। अवतेश की आवाज़ में बर्फ़ सी ठंडक थी, लेकिन उसकी आंखें किसी दहकते हुए कोयले जैसी जल रही थीं। उसने अपना हाथ बढ़ाया और नेहा के कांपते हुए पल्लू को एक झटके में खींचकर किनारे कर दिया। नेहा ने अपनी आंखें कसकर भींच लीं और उसकी पलकों से आंसुओं की एक गर्म लकीर गालों पर फिसल गई। अवतेश की सख्त उंगलियों ने उसकी खुली कमर को छुआ। वही छुअन जो कभी उसके रोम रोम में बसंत ले आती थी, आज एक बर्फीले खंजर की तरह चुभ रही थी। अवतेश उसके चेहरे के बिल्कुल करीब झुका। उसकी गर्म भारी सांसें नेहा की गर्दन को झुलसाने लगी। उसने नेहा की गर्दन के पिछले हिस्से पर अपने ओंठ रख दिए। यह सिर्फ सौदे की वासना नहीं थी, इसमें वह सालों की तड़प, धोखा खाने का गुस्सा और अनकही शिकायतें शामिल थीं। वह उसे तकलीफ़ देना चाहता था, उसे उस दर्द का एहसास कराना चाहता था जो उसने खुद इन महीनों में सहा था। नेहा के मुंह से दर्द और हया से भरी एक दबी हुई सिसकी निकल गई। अवतेश का हाथ धीरे धीरे रेंगते हुए नेहा के उभरे हुए पेट की तरफ बढ़ा। जैसे उसकी चौड़ी हथेली उस जगह पर टिकी, अंदर से एक जोरदार किक महसूस हुई। अवतेश का पूरा शरीर एक झटके में पत्थर हो गया। उसके होंठ जो नेहा की मुलायम धड़कनों को बेरहमी से चूम रहे थे, अचानक वहीं रुक गए। वह नन्हा वजूद जैसे अपनी माँ की तकलीफ पर अपना विरोध जता रहा था। अवतेश ने एक झटके से अपनी आंखें खोलीं। उस एक पल के लिए उसकी आंखों की वह सारी क्रूरता, वह सारा गुरूर पिघल गया। उसने अपने हाथ को हटाना चाहा, लेकिन जाने के अनजाने डोर ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। उसने एक गहरी कांपती हुई सांस ली और अपना माथा नेहा के कंधे पर टिका दिया। उसके अंदर का वह खूंखार सौदागर हार गया था और एक टूटा हुआ तड़पता हुआ इंसान बाहर आ गया था। क्यों किया तुमने ऐसा नेहा? अवतेश की भारी आवाज़ अचानक बहुत भर्रा गई थी। किसके लिए मुझे छोड़कर गई थी? कौन है? कौन है इस बच्चे का बाप? वह आगे नहीं बोल सका। उसका दिल चीख चीख कर कह रहा था कि यह अंश उसी का है, लेकिन उसके दिमाग में बिछाई गई साजिशें और गलतफहमियों के जाल ने उसे अंधा कर रखा था। नेहा ने रोते हुए उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। वह कुछ कहना चाहती थी, उस रात का सच बताना चाहती थी,
जब उसे हवेली से बेआबरू करके निकाला गया था। उसने अपने ओंठ खोले ही थे कि तभी उसके पेट के निचले हिस्से में एक ऐसा भयानक दर्द उठा जिसने उसके वजूद को चीर कर रख दिया। आ वह बुरी तरह से दौरी हो गई। उसकी उंगलियों ने अवतेश का कंधा नोच लिया। यह कोई आम दर्द नहीं था। इस दर्द की लहरें इतनी तीव्र थीं कि नेहा का माथा पसीने से भीग गया और उसकी सांसें उखड़ने लगीं। अवतेश घबराकर पीछे हटा। उसने देखा कि नेहा दर्द से बिस्तर पर तड़प रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। माथे पर बुरी तरह पसीना चमकने लगा था और उसके चेहरे की रंगत पूरी तरह सफ़ेद पड़ चुकी थी। वह ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। अभी तो 8वां महीना ही शुरू हुआ था। अवतेश, नेहा के गले से निकली हुई घुटी हुई चीख उस विशाल बेडरूम की खामोशी को चीर गई। वह तुरंत पीछे हटा। पीछे हटते हुए अवतेश का शरीर जैसे लकवाग्रस्त हो गया था। नेहा की हालत देखकर उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। बिस्तर की रेशमी चादर पर एक गहरा गीला धब्बा तेजी से फैलने लगा था। अवतेश का दिल जैसे धड़कना भूल गया। चंद पलों पहले तक उसके जहन में उबलने वाली वासना, वह गुस्सा और वह गुरूर सब एक झटके में राख हो गया। उसके सामने सिर्फ एक दर्द से तड़पती हुई औरत थी और एक मासूम जान जो समय से पहले इस दुनिया में आने के लिए छटपटा रही थी। लेकिन अब उसकी आंखों में सिर्फ एक डर था, अगर उसे कुछ हो गया तो। नेहा, नेहा आंखें खोलो, कुछ नहीं होगा, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो नेहा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। नेहा दर्द से चीख उठी। उस एक चीख ने अवतेश के शरीर में जैसे बिजली दौड़ा दी। बिना एक भी पल गंवाए अवतेश ने आगे बढ़कर नेहा को अपनी मजबूत पाँव में उठा लिया। उसका सिर ढलक कर अवतेश के सीने पर आ टिका। पसीने से भींगी उसकी जुल्फ़ें अवतेश के चेहरे से टकरा रही थीं। हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, सांस लो नेहा। अवतेश की अपनी आवाज़ भी पूरी तरह कांप रही थी। वह उसे बाहों में लिए तेज़ कदमों से पेंट हाउस की लॉबी तक पहुंचा। उसने कांपते हाथों से लिफ्ट का बटन दबाया। जैसे ही लिफ्ट खुली, वह अंदर गया और उसने बेचैनी से नीचे जाने वाला बटन दबा दिया। लिफ्ट अपनी रफ्तार से नीचे उतर रही थी, लेकिन अवतेश को ऐसा लग रहा था मानो समय जैसे रुक गया हो। नेहा का सिर उसके कंधे से टिका था और वह बार बार धीमी आवाज़ में कह रहा था, बस थोड़ी देर और नेहा, हिम्मत रखो। लेकिन नेहा की हालत ऐसी नहीं थी कि वो अवतेश की कोई भी बात सुन सके। वह दर्द से तड़पती हुई उसकी शर्ट मुट्ठी में भींचे हुए थी। उसका चेहरा अवतेश की छाती से लगा था और उसकी टूटी हुई सिसकियाँ पूरे लिफ्ट में गूंज रही थीं। लिफ्ट का हर उतरता फ्लोर अवतेश को बेहद धीमा लग रहा था। बस हम पहुंच गए नेहा, हिम्मत रखो, आंखें खोलो, प्लीज़। वह बार बार फुसफुसा रहा था, लेकिन उसकी अपनी आवाज़ भी डर से कांप रही थी। जैसे ही बेसमेंट आया तो लिफ्ट रुकी, दरवाज़ा खुला। वह बाहर निकला और तेज़ कदमों से नेहा को पार्किंग में खड़ी गाड़ी तक ले आया। उसने बड़ी मुश्किल से कार की पिछली सीट का दरवाज़ा खोला और बहुत सावधानी से नेहा को पिछली सीट पर लेटाया। लिफ्ट से लेकर गाड़ी तक का सफ़र अवतेश ने कैसे तय किया था, उसे खुद याद नहीं था। गाड़ी की पिछली सीट पर दर्द से तड़पती नेहा ने अवतेश की शर्ट को इतनी ज़ोर से भींच रखा था कि उसकी उंगलियों के पोर सफ़ेद पड़ गए थे। महज कुछ कदमों की दूरी तय करने में ही उसकी हालत अब और भी ख़राब हो चुकी थी। उसकी आंखें पूरी तरह बंद हो गई थीं और सांसें तेज़ी से उखड़ रही थीं। अवतेश ने धीरे से अपनी शर्ट को नेहा की पकड़ से छुड़ाया और उसके हाथ आहिस्ता से सीट पर रख दिए। नेहा दर्द से बार बार करवटें बदलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर हलचल उसके लिए तकलीफ बन रही थी। वह तो इस वक्त एक पल के लिए भी उसका हाथ नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन अगले ही पल एक नज़र उसकी ओर देखकर अवतेश ने गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और तुरंत ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। इंजन स्टार्ट होते ही उसने कार के हैज़र्ड लाइट ऑन किए और गाड़ी सीधे अस्पताल की ओर मोड़ दी। उसकी नज़र सड़क पर थी, लेकिन हर कुछ सेकंड बाद वह पलटकर नेहा को देख लेता। नेहा, मेरी आवाज़ सुन रही हो ना? बस 5 मिनट, हम अभी हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। लेकिन जवाब में उसे पीछे से सिर्फ नेहा की दर्द भरी खराएं सुनाई दे रही थीं और वही आवाज़ अवतेश के दिल की धड़कनों को और तेज़ करती जा रही थी।
स्टीयरिंग पर उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसकी उंगलियों की नसें उभर आई थीं। नेहा, मुझसे बात करो, आंखें बंद मत करो, प्लीज़। अवतेश बार बार उसकी तरफ बेचैनी से देखकर कह रहा था, लेकिन वह कोई जवाब नहीं दे रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो नेहा की आंखें पूरी तरह बंद हो चुकी थीं। वह बुरी तरह घबरा गया और उसने एक्सीलेटर और तेज दबा दिया। कुछ ही देर बाद कार अस्पताल के इमरजेंसी गेट के सामने आकर रुकी। वह तुरंत कार से बाहर उतरा और कार की पिछली सीट का दरवाज़ा खोला तो नेहा पूरी तरह बेहोश हो चुकी थी। उसकी सांसें तेज थीं और पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। अवतेश ने बिना देर किए उसे सावधानी से अपनी बाहों में उठा लिया और लगभग दौड़ता हुआ इमरजेंसी वार्ड के मुख्य दरवाजे तक पहुंचा। डॉक्टर, कोई डॉक्टर है? प्लीज़, मेरी वाइफ की हालत बहुत ख़राब है। उसकी आवाज़ पूरे रिसेप्शन हॉल में गूंज उठी। अवतेश की घबराई हुई आवाज़ सुनकर टाइज डेस्क पर बैठी नर्स तुरंत उठी। स्ट्रेचर, जल्दी। उसने तेज आवाज़ में वार्ड बॉय को पुकारा। कुछ ही सेकंड में 2 वार्ड बॉय स्ट्रेचर लेकर दौड़ते हुए पहुंचे। सर, धीरे से, हम संभाल लेंगे, एक वार्ड बॉय ने कहा। लेकिन अवतेश ने खुद नेहा को अपनी बाहों में से बेहद सावधानी से स्ट्रेचर पर लिटाया। नेहा ने दर्द से कराहते हुए अनायास उसका हाथ पकड़ लिया। स्ट्रेचर तेजी से लेबर रूम की ओर भागा। अवतेश भी उसके साथ दौड़ रहा था। इमरजेंसी वार्ड मरीजों से भरा हुआ था। हर तरफ अफरा तफरी थी। फिर भी नेहा की हालत देखते ही ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने तेज आवाज़ में कहा, लेबर इमरजेंसी, प्लीज़ रास्ता खाली करो। अगले ही पल लोगों ने रास्ता खाली कर दिया। स्ट्रेचर तेजी से लेबर रूम की तरफ ले जाया गया। रूम के बाहर पहुंचते ही एक नर्स ने अवतेश का रास्ता रोक दिया। सर, आप यहीं रुकिए, अंदर सिर्फ मेडिकल स्टाफ जा सकता है, लेकिन मैं उसके साथ हूँ, उसकी हालत बहुत ख़राब है। अवतेश ने घबराई हुई आवाज़ में कहा। आई नो सर, डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्लीज़ आप बाहर वेट कीजिए और हमें अपना काम करने दीजिए। दरवाज़ा बंद हो गया। लाल रंग की इमरजेंसी लाइट जल उठी। अवतेश वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया। उसकी हथेलियों में अब भी नेहा की उंगलियों की पकड़ की गर्माहट बाकी थी और पहली बार उसे महसूस हुआ कि इंतज़ार के कुछ मिनट भी पूरी ज़िंदगी के जितने लंबे हो सकते हैं। अवतेश की नज़रें कुछ सेकंड तक उसी दरवाजे पर टिकी रहीं। फिर वह धीरे धीरे पीछे हट गया। अंदर डॉक्टर्स और नर्स अपने काम में लगी थी। मशीनों से लगातार बीप बीप की आवाज़ कमरे के अंदर गूंज रही थी। नेहा अभी भी बेहोश थी और उसकी स्थिति को गंभीरता से मॉनिटर किया जा रहा था। उधर बाहर अवतेश बेचैनी से इधर उधर चल रहा था। कभी वह दरवाजे को देखता, कभी अपने हाथों को। उन्हीं हाथों में कुछ देर पहले नेहा की पकड़ थी। उसके मन में 8 महीने पुराने सारे सवाल थे, लेकिन उस वक्त किसी सवाल की कोई कीमत नहीं थी। उसे बस नेहा की चिंता थी। भगवान, बस उसे ठीक रखना। उसने आंखें बंद करके धीरे से कहा। समय बीतता जा रहा था और हर बीतते पल के साथ अवतेश की बेचैनी और घबराहट और भी बढ़ती जा रही थी। हर बार जब लेबर रूम का दरवाज़ा खुलता, अवतेश उम्मीद से उसकी तरफ देखता, लेकिन हर बार कोई नर्स या स्टाफ अंदर बाहर चला जाता और उसकी बेचैनी और भी बढ़ जाती। कुछ देर बाद मुख्य डॉक्टर बाहर आई। अवतेश तुरंत उनके पास पहुंचा। डॉक्टर, नेहा कैसी है? वह ठीक है ना? डॉक्टर के गंभीर चेहरे को देखकर अवतेश की धड़कनें तेज हो गईं। देखिए मिस्टर अवतेश, उनकी हालत बहुत नाजुक है और अभी भी वह बेहोश है, पर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर की ये शब्द सुनकर अवतेश की सांसें जैसे कुछ पल के लिए थम गई हों। लेकिन डॉक्टर, कोई ज़्यादा खतरा तो नहीं है ना? उसने कांपती आवाज़ में पूछा। मिस्टर अवतेश, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। अगले कुछ घंटे उनके लिए बहुत नाजुक हैं। हम कोई जोखिम नहीं लेना चाहते, इसलिए उन्हें तुरंत आईसीयू में शिफ्ट करना होगा और अगर कुछ घंटों में उनकी हालत स्टेबल नहीं होती तो हमें तुरंत कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है। फ़िलहाल उनके कुछ टेस्ट बाकी हैं, बस वो कर लें और जब तक टेस्ट नहीं हो जाते तब तक हम क्लियरली कुछ नहीं कह सकते, डॉक्टर ने गंभीर लेकिन शांत स्वर में कहा। ये शब्द सुनकर अवतेश के चेहरे का रंग उड़ गया। वह कुछ पल तक चुप खड़ा रहा। उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन शब्द निकल ही नहीं रहे थे। वह बस धीरे से लेबर रूम के दरवाजे को देखने लगा। कुछ सेकंड बाद
डॉक्टर चले गए। वह धीरे धीरे पीछे हट गया और कुर्सी पर बैठ गया। उसकी आंखें अभी भी उसी दरवाजे पर टिकी थीं। ये वही अवतेश था जो कभी नेहा से सवालों के जवाब चाहता था। आज उसके पास सिर्फ एक ही प्रार्थना थी कि वो कैसे भी करके ठीक हो जाए। जिस नेहा से वह कभी अपने दर्द का हिसाब मांगना चाहता था, आज उसी नेहा के लिए वह सिर्फ दुआ कर रहा था कि वह सुरक्षित रहे। रात के 2 बज चुके थे। शहर के सबसे बड़े अस्पताल का आपातकालीन वार्ड रात के इस पैर में भी लोगों की आवाजाही से भरा था। स्ट्रेचर की पहियों की कर्कश आवाज़ और मेडिकल मशीनों की बीप बीप ने अवतेश के कानों को सुन्न कर दिया था। आईसीयू के बाहर लाल बत्ती जल उठी थी। वह कांच के दरवाजे के पार देखता रहा, जहाँ नर्सें तेजी से भागदौड़ कर रही थीं और नेहा के चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा दिया गया था। तभी सीनियर डॉक्टर बाहर आई। उनके माथे पर पसीने की बारीक बूंदें थीं। मिस्टर अवतेश, हालत अभी भी बहुत नाजुक है। अभी 8वां ही महीना शुरू हुआ है, लेकिन उनकी पानी की थैली फट चुकी है। हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा। अवतेश का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसने अपनी मुट्ठियाँ कस लीं। मिस्टर अवतेश, हम आपको कुछ और भी बताना चाहते हैं। जी जी, कहिए डॉक्टर। देखिए मिस्टर अवतेश, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि ऑपरेशन के बाद में माँ या बच्चे में से कोई एक ही बचे। क्या क्या मतलब? मुझे मुझे दोनों सुरक्षित चाहिए डॉक्टर। अवतेश की कांपती आवाज़ में वह भारीपन था जो किसी को भी डरा सकता था, लेकिन उस खुरदरी आवाज़ के पीछे एक बेबस इंसान रो रहा था। अगर उसे या बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं सब कुछ ख़त्म कर दूँगा। आपको आपको जितना पैसा चाहिए मैं दूँगा आपको। 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़। आप बस उसका अच्छे से इलाज कीजिए, और अगर दुनिया के किसी भी कोने से स्पेशलिस्ट बुलाना पड़े तो बुला लीजिए। उसकी जितनी भी फीस, जितना भी खर्चा होगा, मैं वो सब दूंगा आपको, लेकिन उसे और बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। अवतेश की आवाज़ टूटने लगी थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। प्लीज़ डॉक्टर, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके, उसे बचा लीजिए। मिस्टर अवतेश, आप खुद को संभालिए। बात पैसे की नहीं है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप बस प्रार्थना कीजिए, डॉक्टर ने संजीदगी से कहा और वापस अंदर चले गए। कॉरिडोर में पसरा हुआ सन्नाटा अवतेश को अंदर तक काट रहा था। वह उसी दीवार से पीठ टिकाकर ज़मीन पर बैठ गया। यह वही अवतेश था जिसके एक इशारे पर शहर के बाजार उठते और गिरते थे, लेकिन आज वह हॉस्पिटल के एक कमरे के बंद दरवाजे के बाहर अपनी औकात समझ रहा था। उसके हाथ अभी भी नेहा के पसीनों और आंसुओं से नम थे। दिमाग में बस एक ही सवाल हथौड़ी की तरह बज रहा था, अगर इसे कुछ हो गया तो? जिस औरत को वह सज़ा देने लाया था, उसके खो जाने के ख्याल मात्र से ही उसकी रूह क्यों कांप रही थी? लगभग 2 घंटे बाद उस सर्द सन्नाटे को एक बहुत ही धीमी, कमज़ोर सी रोने की आवाज़ ने तोड़ा। अवतेश झटके से उठा। नर्स ने बाहर आकर चेहरे पर एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, बधाई हो, बेटा हुआ है, लेकिन बच्चा बहुत कमज़ोर है। प्रीमेच्योर होने के कारण उसे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। हमने उसे आईसीयू में रखा है। और नेहा, मेरी पत्नी। अवतेश के मुंह से ये शब्द अनजाने में ही फिसल गया। वह खतरे से बाहर है, लेकिन बेहोश है। अवतेश के सीने में रुकी हुई सांस जैसे एकदम से बाहर आ गई। वह लड़खड़ाते कदमों से आईसीयू की तरफ बढ़ा। शीशे के उस छोटे से बक्से के अंदर तारों और नलियों के बीच दूध से गोरे रंग का एक बेहद छोटा सा वजूद रखा था। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। अवतेश ने अपने कांपते हुए हाथ को शीशे पर रखा, ठीक उसी जगह जहां अंदर उस छोटे से बच्चे का सिर था। एक अजीब सी बिजली उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। वह खून, वह चेहरा, वह मासूमियत। उसे किसी सबूत की ज़रूरत नहीं थी। यह उसी का अंश था, उसकी अपनी परछाई। एक आंसू अवतेश की सख्त आँख से टूटकर शीशे पर गिर पड़ा। उस छोटे से वजूद ने उस पत्थर दिल इंसान के अंदर दबे हुए पिता को जन्म दे दिया था। सुबह की पहली किरण अस्पताल के कमरे में दाखिल हो रही थी। वीआईपी स्वीट में मशीनों की धीमी आवाज़ के बीच नेहा की पलकें हिलीं। शरीर में इतनी कमजोरी थी कि उंगली हिलाना भी पहाड़ तोड़ने जैसा लग रहा था। उसने धुंधलाती नज़रों से देखा। बिस्तर के पास रखी कुर्सी पर अवतेश बैठा था। वह सोया नहीं था,
उसकी आंखें लाल थीं, बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर एक अजीब सी थकान थी। नेहा का हाथ बेतहाशा अपने पेट की तरफ गया। वह खाली था। मेरा बच्चा। नेहा के सूखे होंठों से एक दर्दनाक कांपती हुई आवाज़ निकली। उसकी आंखों में खौफ तैर गया। अवतेश तुरंत कुर्सी से उठा और उसके बिल्कुल करीब आ गया। उसने बहुत ही नरमी से, बिना किसी हिचकिचाहट के, नेहा का कांपता हुआ हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया। वह ठीक है नेहा, हमारा बेटा, वह बिल्कुल ठीक है। अवतेश की आवाज़ में पहली जैसी वह कड़वाहट, वह सौदेबाजी कहीं नहीं थी, बस एक गहरी, थका देने वाली सच्चाई थी। नेहा ने अविश्वास से उसे देखा। जो इंसान कल रात उसके जिस्म का सौदा कर रहा था, आज वह हमारा बेटा कह रहा था। तुम्हारी सज़ा भी ख़त्म नहीं हुई है नेहा। अवतेश ने अपनी लाल आंखों से उसकी आंखों में झांकते हुए बहुत धीमी आवाज़ में कहा, लेकिन इस बार उसके शब्दों में नफ़रत नहीं, बल्कि एक हताश कर देने वाला अधिकार था। जैसे ही तुम ठीक होगी, हम हवेली चलेंगे, मेरे घर, जहाँ तुम्हारा और मेरे बेटे का असली हक है। हवेली का नाम सुनते ही नेहा के शरीर में सिरहन दौड़ गई। वह जगह जहाँ से उसे जलील करके निकाला गया था, जहाँ की दीवारों में साजिशें और जहर दफन था। लेकिन अवतेश की आंखों में अभी कैसी पजेसिवनेस आ चुकी थी, जिससे भाग पाना अब नेहा के लिए नामुमकिन था। कुछ देर बाद नेहा को रिकवरी रूम में शिफ्ट कर दिया गया। एनेस्थीसिया का असर अभी भी पूरी तरह नहीं उतरा था। उसकी पलकों में भी भारीपन था, लेकिन मॉनिटर पर चलती नियमित धड़कनें इस बात का संकेत थीं कि उसकी हालत अब पहले से स्थिर थी। अवतेश पास रखी कुर्सी पर पीठ टिकाए, आंखें बंद किए हुए बैठा था। तभी रिकवरी रूम का दरवाज़ा धीरे से खुला। डॉक्टर कमरे में आए। उन्होंने नेहा का ब्लड प्रेशर और ऑपरेशन घाव की ड्रेसिंग देखी, फिर मुस्कुराते हुए बोले, नेहा जी, आपका ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन अभी आपको ज़्यादा बोलना नहीं है। शरीर को भी आराम की ज़रूरत है। फिर डॉक्टर अवतेश की तरफ मुड़े। मिस्टर अवतेश, हमने अपना काम कर दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनका अच्छे से ख्याल रखें, इन्हें समय पर दवाइयाँ दें, पौष्टिक भोजन कराएं और जितना हो सके इनके साथ रहिए। और हाँ, इन्हें किसी भी तरह का तनाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ताकि इनकी रिकवरी जल्दी हो सके। डॉक्टर ने अवतेश को समझाते हुए कहा। अवतेश डॉक्टर की हर बात ध्यान से सुन रहा था। फिर उसने नेहा की ओर देखा, जो गहरी थकान की वजह से नींद में थी। जी जी डॉक्टर, मैं अच्छे से ख्याल रखूँगा, उसने धीरे से कहा। वैसे इन्हें कब तक अस्पताल में रहना होगा? उसने चिंतित स्वर में पूछा। डॉक्टर ने उत्तर दिया, अगर 48 से 72 घंटे तक माँ और बच्चे दोनों की स्थिति ऐसे ही स्थिर रही, तो हम इन्हें 8 या 10 दिन में डिस्चार्ज कर देंगे। इसके बाद 1 सप्ताह में फॉलोअप के लिए आना होगा, ताकि टाँके और रिकवरी की जांच की जा सके। अवतेश ने राहत की सांस ली। थैंक्स डॉक्टर। अरे नहीं मिस्टर अवतेश, आपको थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है। हमने बस अपना काम किया है। आप बस माँ और बच्चे का ख्याल रखिए, डॉक्टर ने संजीदगी से कहा और चले गए। अवतेश ने नेहा की ओर देखा। वह गहरी नींद में थी। धीरे धीरे एक एक करके दिन बीतने लगे, लेकिन अस्पताल के उस वीआईपी सूट में दिन और रात का फ़र्क सिर्फ मेडिकल मशीनों की बीप बीप और सलाइन की टपकती बूंदों से तय हो रहा था। नेहा के शरीर में ऑपरेशन के टाँकों की गहरी टीस थी, लेकिन उसकी रूह आईसीयू के उस छोटे से शीशे के बक्से में अटकी थी, जहाँ उसका वजूद ज़िंदगी के लिए लड़ रहा था। हॉस्पिटल में अवतेश को 5 दिन हो चुके थे, लेकिन इन 5 दिनों में शहर का वह खूंखार और पत्थर दिल माना जाने वाला इंसान अवतेश एक पल के लिए भी ठीक से सोया नहीं था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे, दाढ़ी हल्की सी बड़ी हो गई थी। यह वही अवतेश था जिसने नेहा से उसकी मदद के बदले उसकी रातों का सौदा किया था। लेकिन आज वही अवतेश हॉस्पिटल में उसी नेहा के लिए अपनी रातों की नींद उड़ा चुका था। जब पूरा अस्पताल सो जाता, अवतेश आईसीयू के शीशे के बाहर एक बुत की तरह खड़ा रहता। उसकी लाल सूजी हुई आंखों में एक अजीब सी दीवानगी और खौफ था। जब भी ऑक्सीजन की नलियों के बीच वह नन्हा सा शरीर जरा सा भी हिलता, अवतेश के चौड़े सीने में सांसें अटक जातीं। यह एक ऐसा सौदा था जिस औरत को वह अपनी वासना और नफरत से कुचलने लाया था, आज उसी के लिए वह भगवान के आगे अपनी सारी हस्ती मिटाने को तैयार खड़ा था। तीसरे दिन की दोपहर में जब नर्स ने पहली बार
उस बेहद कमज़ोर बच्चे को नेहा की गोद में दिया तो नेहा के कांपते हाथों ने जैसे उस रुई जैसे बदन को अपनी छाती से लगाया, उसकी आंखों से आंसुओं का एक गर्म सैलाब फूट पड़ा। दर्द से जूझते हुए उसके सूखे होंठ बच्चे के माथे पर टिक गए। यह सिर्फ एक बच्चे को गले लगाना नहीं था, यह उन 8 महीनों की जलालत, भुखमरी और बेबसी की जीत थी। अवतेश दरवाजे की चौखट पर खड़ा यह सब देख रहा था। उसके जबड़े तन गए थे और कमीज के अंदर उसकी छाती जोर जोर से ऊपर नीचे हो रही थी। वह आगे बढ़कर उस नन्हे वजूद को चूमना चाहता था, नेहा के आंसुओं को अपनी उंगलियों से पोंछना चाहता था, लेकिन उसके गुरूर और सीने में सुलगते धोखे के जहर ने उसके पैरों को जकड़ रखा था। उसने अपना चेहरा फेर लिया ताकि नेहा उसकी आंखों में छलक आई उस नमी को ना देख ले। धीरे धीरे समय बीतता गया और आखिरकार हॉस्पिटल से नेहा के डिस्चार्ज होने का दिन आ गया। डिस्चार्ज वाले दिन अस्पताल के कॉरिडोर में एक मनहूस भारी सन्नाटा पसरा था। अस्पताल की सफ़ेद दीवारों के बीच गुजरे वो कुछ दिन नेहा के लिए किसी धुंधले ख्वाब जैसे थे, क्योंकि उसने अपने लिए अवतेश का वो रूप देखा था जिसके बारे में वह सोच भी नहीं सकती थी। आज जब नेहा को डिस्चार्ज किया जा रहा था तो उसके सीने में एक अजीब सी घबराहट थी। हवेली, इस एक शब्द ने उसकी रगों में बहते खून को जैसे बर्फ कर दिया था। बिल भरने के बाद जब अवतेश वापस लौटा तो उसकी नज़रों में वही पुराना खूंखारपन वापस आ चुका था। चलो, उसने रूखी आवाज़ में कहा। लिफ्ट से लेकर पार्किंग में खड़ी काली एसयूवी तक जाने का वह छोटा सा रास्ता नेहा को एक सदी जैसा लंबा लगा। दोनों के बीच एक ऐसा दमघोंटू सन्नाटा था जिसे सिर्फ बच्चे की हल्की सी हलचल ही तोड़ रही थी। हवेली, इस एक शब्द ने नेहा की रगों में बहते खून को बर्फ कर दिया था। वह जानती थी कि अस्पताल का यह सुकून बस एक छलावा था, असली नर्क तो अब शुरू होने वाला था, जहाँ इस बच्चे की सांसों की कीमत उसे अपनी हर रात से चुकानी थी। गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए अवतेश ने मुड़कर उसकी आंखों में झांका। उसकी आवाज़ में बर्फ़ सी ठंडक थी, लेकिन नज़रों में एक जुनूनी आग सुलग रही थी। तुम्हारी सज़ा अभी ख़त्म नहीं हुई है, हवेली तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। बैठो। वह गाड़ी में बैठी। अवतेश ने बहुत सावधानी से उस नन्हे से वजूद को उसकी गोद में लिटा दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। कुछ ही देर में अवतेश की काली एसयूवी शहर की शोर को चीरती हुई हवेली के विशाल लोहे के दरवाजे को पार कर अंदर दाखिल हुई। नेहा ने अपनी गोद में सो रहे उस नन्हे से कमज़ोर बच्चे को और कसकर सीने से लगा लिया। गाड़ी रुकते ही अवतेश बाहर निकला। उसने नेहा की तरफ का दरवाज़ा खोला और बिना कुछ कहे बेहद अधिकार से बच्चे को अपनी मजबूत बाहों में ले लिया। चलो, उसकी आवाज़ में एक सर्द हुक्म था। वह गाड़ी से उतरी और धीमे कदमों से अवतेश के पीछे पीछे चलने लगी। हवेली की चौखट पर कदम रखते ही नेहा के पैरों तले ज़मीन ठंडी महसूस हुई। यह वही फर्श था, वही दीवारें थीं जहाँ 8 महीने पहले उसे बेआबरू करके धक्के मारकर निकाला गया था। लिविंग रूम में एक भारी सन्नाटा पसरा था जो उनके कदमों की आहट से टूट गया। सामने ही मखमली सोफे पर उसकी सौतेली सास कालिंदी देवी बैठी थीं, हाथ में चाय का प्याला लिए। उसकी नज़रें जैसे ही अवतेश और उसके ठीक पीछे से कुड़कर खड़ी नेहा पर पड़ी, प्याला उसके हाथ से छलककर कालीन पर गिर गया। यह लड़की यहाँ क्या कर रही है अवतेश? कालिंदी की आवाज़ में पुराना जहर घुला था, लेकिन इस बार उसमें एक बौखलाहट भी थी। उसकी नज़र अवतेश के सीने से लगे उस छोटे से कपड़े में लिपटे बच्चे पर गई। और यह बच्चा किसका पाप उठाकर ले आई है यह हमारे घर में? कमरे का तापमान जैसे एक झटके में शून्य से नीचे गिर गया। नेहा का दिल खौफ से बुरी तरह सिकुड़ गया। यही वो घिनौने ताने थे, यही वो साजिशें थीं जिनसे अपने पेट में पल रही जान को बचाने के लिए उसने शहर की गुमनाम गलियों में पनाह ली थी। लेकिन आज वह अकेली नहीं थी। अवतेश का पूरा शरीर एक झटके में तन गया। उसने अपना जबड़ा इतनी जोर से भींचा कि गालों की हड्डियां उभर आईं। वह एक खतरनाक शिकारी की तरह एक कदम आगे बढ़ा। कालिंदी अनजाने में ही सोफे पर पीछे खिसक गई। जवान पर लगाम रखिए माँ। अवतेश की आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें उबलते हुए ज्वालामुखी जैसी तपिश थी। यह मेरा अंश है, मेरा खून, और इसके या इसकी माँ के खिलाफ अगर इस घर में एक भी लफ्ज़ उठा तो मैं इस हवेली की ईंट से ईंट बचा दूंगा। कालिंदी देवी का चेहरा पीला पड़ गया। वह अवतेश के इस खूंखार और गुस्सैल रूप से वाकिफ़ थी। वह जानती थी
कि इस वक्त उससे उलझना आग में हाथ डालने जैसा होगा। बिना एक और पल बर्बाद किए अवतेश मुड़ा। उसने अपने खाली हाथ से नेहा की कलाई को कसकर पकड़ा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। उसकी उंगलियों की उस सख्त पकड़ में एक ऐसा अनका अधिकार था जो नेहा की रूह को डरा भी रहा था और एक अजीब सा रुला देने वाला सुकून भी दे रहा था। वह इंसान जो उस पर दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म कर रहा था, वही आज दुनिया के सामने उसकी सबसे बड़ी ढाल बन गया था। ऊपर उनका वही कमरा जिसमें नेहा पहली बार दुल्हन बनकर आई थी, जिसमें उसने अवतेश के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की थी, वह आज भी वैसा ही था। वही महोगनी का विशाल बिस्तर, वही सिल्क के भारी पर्दे। अवतेश ने बच्चे को बहुत एहतियात से बिस्तर के बीचों बीच लिटाया और उसके इर्द गिर्द नरम तकियों की एक दीवार सी बना दी। नेहा चुपचाप दरवाजे के पास खड़ी थी। डिलीवरी के बाद की थकान और कमजोरी से उसकी कमर टूट रही थी, लेकिन वह बिस्तर की तरफ कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। अवतेश सीधा होकर मुड़ा। उसकी लाल, थकी हुई लेकिन भेदी नज़रें नेहा के कमज़ोर लेकिन मातृत्व से भरे बदन पर टिक गईं। वह धीरे धीरे चलकर उसके बिल्कुल करीब आ गया। नेहा ने घबराकर नज़रें झुका लीं। उसकी सांसें तेज होने लगीं। अवतेश ने अपना हाथ बढ़ाया और नेहा की गर्दन के पिछले हिस्से को अपनी चौड़ी हथेली में जकड़ लिया। उसकी गर्म, भारी सांसें नेहा के चेहरे को झुलसाने लगीं। तुम्हें क्या लगा था नेहा? मैं तुम्हें फिर से इन गिद्धों जैसे लोगों के आगे नोचने के लिए छोड़ दूंगा। अवतेश ने उसके कान के बिल्कुल पास झुककर एक गहरी फुसफुसाहट में कहा, तुम पर और तुम्हारे दर्द पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। उसने नेहा को अपनी तरफ इतनी ज़ोर से खींचा कि नेहा का सीना उसके सीने से जा टकराया। तुमने मुझे मेरे बच्चे से दूर रखने की जो सज़ा दी है, उसका हिसाब तो मैं पाई पाई करके लूँगा। अवतेश की उंगलियाँ नेहा की कमर पर एक ऐसा दबाव बना रही थीं जो दर्द और वासना के बीच की बारीक लकीर पर था। लेकिन तब जब तुम्हारा यह कमज़ोर जिस्म मेरी दीवानगी सहने के काबिल हो जाएगा, 1.25 महीना है तुम्हारे पास नेहा, खुद को तैयार कर लेना। यह कहते हुए उसने नेहा को हल्के से बिस्तर की तरफ धकेला और खुद अलमारी की तरफ मुड़ गया। कमरे में एक ऐसा भारी सन्नाटा पसर गया था जिसमें बेइंतहा नफ़रत, एक न बुझने वाली वासना और एक गहरी अनकही तड़प तीनों एक साथ सांस ले रही थी। उसने अलमारी खोली, फाइल रखी, फिर बंद कर दी। अलमारी का दरवाज़ा बंद होने की हल्की सी कर्कश आवाज़ ने कमरे के उस भारी दमघोंटू सन्नाटे को तोड़ा। अवतेश ने अपनी शर्ट उतारी और उसे लापरवाही से कुर्सी पर फेंक दिया। उसकी चौड़ी, गठीली पीठ पर खिंची हुई नसें और उथली हुई सांसें उसकी अंदरूनी उथल पुथल की गवाही दे रही थीं। नेहा बिस्तर के एक कोने में सिकुड़ी हुई अपनी धड़कनों को काबू करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। तभी बिस्तर के बीचों बीच लेटे उस नन्हे वजूद ने हाथ पैर मारते हुए रोना शुरू कर दिया। नेहा हड़बड़ाकर आगे बढ़ी, लेकिन डिलीवरी के बाद की कमजोरी और पेट के निचले हिस्से में उठती टीस ने उसे एक दबी हुई सिसकी के साथ वापस पीछे धकेल दिया। वह दर्द से हाँफने लगी। अवतेश तुरंत पलटा। उसकी नज़रों में वो खूंखारपन और जिद अब भी कायम थी, लेकिन नेहा के पीले पड़ते चेहरे और उसकी तकलीफ़ को देखकर अवतेश की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी तैर गई। बिना एक भी शब्द कहे वह बड़े बड़े कदम भरता हुआ बिस्तर के पास आया। उसने झटके से 2 नरम तकिए उठाए और बहुत ही सधे हुए हाथों से उन्हें नेहा की पीठ के पीछे लगा दिया ताकि वह आराम से टिक कर बैठ सके। अपने इस कमज़ोर शरीर पर थोड़ा रहम खाओ नेहा। उसकी आवाज़ खुरदरी और सर्द थी, लेकिन उसके हाथ बेहद नरमी से काम कर रहे थे। जब उसने बच्चे को उठाकर बहुत ही एहतियात से नेहा की गोद में दिया, तुम्हें जल्द से जल्द ठीक होना है क्योंकि मेरे इंतज़ार का वक्त लंबा नहीं है। नेहा ने कांपते हाथों से अपनी साड़ी का पल्लू हटाया और बच्चे को छाती से लगा लिया। जैसे ही बच्चे ने दूध पीना शुरू किया, अवतेश तुरंत मुड़ गया और कमरे की खिड़की के बाहर घने अंधेरे को घूरने लगा। यह एक अन्न का नियम बन गया था। वह इसकी इस मातृत्व की बेवशी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहता था। उसका यह सौदा, यह इंतज़ार 1.25 महीने का था। एक औरत के शारीरिक घाव को भरने का वक्त धीरे धीरे दिन हफ्तों में बीतने लगे। हवेली के बाहर अवतेश, कालिंदी देवी और हवेली के बाकी लोगों के जहरीले तानों के खिलाफ एक अवैध खूंखार दीवार बन चुका था, लेकिन उसके बेडरूम के भीतर का माहौल किसी सुलगते हुए अंगारे जैसा था। अवतेश का यह आंतरिक तंद हर रात नेहा के दिल को अजीब सी बेचैनी से भर देता था। वह इंसान
जो दिन में अपनी आंखों से उसे सौदा याद दिलाता था, वही रात के अंधेरे में बच्चे की जरा सी रोने पर नेहा से पहले उठ जाता था। वह बच्चे को अपने चौड़े सीने से लगाकर पूरे कमरे में टहलता, उसे थपकियां देता ताकि थकी हारी नेहा कुछ देर सो सके। और जब आधी रात को नेहा की आंख खुलती तो वह देखती कि शहर का सबसे बेदर्द कहा जाने वाला बिजनेसमैन अपने बेटे के नन्हे हाथों को चूमते हुए अपनी सारी दुनिया भूल चुका है। नेहा का दिल इन पलों में एक अजीब सी कसम में घिर जाता। जिस इंसान से उसे नफ़रत करनी चाहिए थी, वह हर रोज़ उसके अंदर एक नया गहरा लगाव पैदा कर रहा था। खाना पूरा ख़त्म करो। एक दोपहर अवतेश ने खाने की ट्रे उसकी तरफ खिसकाते हुए हुक्म दिया। मेरे बेटे को दूध पिला रही हो, तुम्हें अच्छा खाना खाना ही होगा। मुझे तुम्हारी यह कमज़ोरी बर्दाश्त नहीं। उसके शब्दों में एक रूखापन था, लेकिन उस सख्त हुक्म के पीछे छिपा हुआ गहरा अधिकार और अपनापन नेहा की रूह को अंदर तक भिगो जाता था। लेकिन रातें रातें दोनों के लिए तनाव भरी होती थीं। 1.25 महीने की वह दूरी और बिना छुए एक ही बिस्तर पर पास रहने की तड़प दोनों को जला रही थी। अवतेश ने अपने आप पर लोहे की जंजीरों जैसा नियंत्रण रखा हुआ था, लेकिन कई बार रात के अंधेरे में गहरी नींद के आगोश में उसका भारी और गर्म हाथ नेहा की कमर को टटोलते हुए उसे अपनी तरफ खींच लेता। वह अनजाने में ही नेहा को अपने सीने से भींच लेता और उसकी गर्म भारी सांसें नेहा की गर्दन और उसके खुले कंधों पर आग लगा देती। नेहा का पूरा शरीर एक अनजानी वासना, शिरहन और खौफ से कांपने लगता। वह जानती थी कि यह सिर्फ नींद का भ्रम है। अगर अवतेश जाग गया तो यह खामोश ज्वालामुखी किसी भी पल फट सकता है। आज 31वां दिन था। 1.25 महीने की मोहलत ख़त्म होने की कगार पर थी। रात गहरी हो चुकी थी। बच्चा अपने पालने में गहरी नींद में सो रहा था। नेहा आईने के सामने खड़ी अपने गीले बालों को तौलिए से सुखा रही थी। कई हफ्तों के आराम और पौष्टिक खाने ने उसके शरीर को पूरी तरह से रिकवर कर दिया था। उसके चेहरे पर ममता का एक नया मखमली निखार था और जिस्म में वही पुरानी मदहोश कर देने वाली कशिश लौट आई थी। तभी शीशे में उसे पीछे खड़े अवतेश की परछाई दिखी। अवतेश की आंखें आईने के जरिए नेहा की कमर के उभार और उसकी खुली गर्दन पर टिकी थीं। वह धीरे धीरे उसके करीब आया। उसने अपने दोनों मजबूत हाथ आईने की मेज़ पर रख दिए, जिससे नेहा पूरी तरह उसके चौड़े सीने और मेज़ के बीच कैद हो गई। अवतेश बिल्कुल उसके कान के पास झुका। उसकी जलती हुई सांसें नेहा की कॉलर बोन से टकराईं, जिससे नेहा के रोंगटे खड़े हो गए। 1.25 महीने की दूरी कल ख़त्म हो रही है नेहा। उसकी आवाज़ में एक ऐसा भारी, गहरा और जुनूनी नशा था जिसने नेहा के पैरों तले ज़मीन खिसका दी। कल रात से तुम्हारे हर दर्द, तुम्हारी हर सांस और तुम्हारे इस जिस्म पर सिर्फ़ और सिर्फ मेरे नियम चलेंगे। अवतेश के वो भारी, दहकते हुए शब्द आईने के कांच से टकराकर कमरे की हवा में किसी जहरीले इत्र की तरह घुल गई। नेहा की सांसें जैसे गले में अटक गई थीं। अवतेश ने एक पल के लिए अपनी आंखों से उसके कांपते होठों को देखा और फिर बिना उसे छुए अपने हाथ मेज से हटा लिए। उसकी गर्म सांसों के पीछे हटने से नेहा की गर्दन पर एक सर्द हवा का झोंका लगा। वह अनकही छुअन का खौफ और एक अजनबी सी तलब नेहा की रीढ़ की हड्डी में सिरहन पैदा कर गई। अवतेश कुछ और कहे बिना मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन पीछे छोड़ गया एक ऐसा दमघोंटू इंतजार जो अगली रात का ऐलान कर चुका था। अगली सुबह हवेली में एक अजीब सी खामोशी थी। अवतेश किसी ज़रूरी मीटिंग के लिए बहुत जल्दी ऑफिस निकल गया था। नेहा बच्चे को सुलाकर नीचे रसोई से अपने लिए गर्म पानी लेने आई थी। लिविंग रूम से गुजरते हुए अचानक किसी के कदमों की आहट ने उसे रोक दिया। सामने कालिंदी देवी की सहेली का बेटा ब्राज खड़ा था। वह कुछ दिनों पहले ही हवेली में आकर रहने लगा था और जानबूझकर नेहा के इर्द गिर्द मंडराता रहता था। उसकी नज़रों में एक ऐसी घिनौनी और बहसी चमक थी जो किसी भी औरत को असहज कर दे। अकेली हो नेहा, ब्राज ने रास्ता रोकते हुए एक गंदी मुस्कान के साथ कहा, सुना है अवतेश भाई ने तुम्हें सिर्फ एक खास सौदे के लिए रखा है। बेचारी, इतनी खूबसूरत हो और इस हवेली की दीवारों में घुट रही हो। नेहा ने अपनी साड़ी का पल्लू कसकर मुट्ठी में भींच लिया। उसने बिना जवाब दिए किनारे से निकलना चाहा, लेकिन ब्राज ने हाथ बढ़ाकर रास्ता रोक लिया। वैसे वो बच्चा, ब्राज ने आवाज़ धीमी करते हुए कहा, सच में अवतेश भाई का ही है ना?
या उन 8 महीनों में जिस यार के साथ तुम गायब थीं। ब्राज अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया था कि हवेली के भारी लोहे का दरवाज़ा एक भयानक आवाज़ के साथ खुला। अवतेश चौखट पर खड़ा था। उसका कोट उसके हाथ में था, टाई ढीली पड़ी थी और उसकी आंखों में साक्षात मौत नाच रही थी। वह अपना कोई ज़रूरी काम बीच में ही छोड़कर आज होने वाली डील की इम्पोर्टेंट फाइल लेने आया था। वह तेज़ कदमों से ब्राज की तरफ आया। अगले ही पल ब्राज की गर्दन अवतेश के फौलादी पंजों में जकड़ी हुई थी। क्या कह रहा था तू? अवतेश की आवाज़ इतनी ठंडी और खूंखार थी कि पूरे हॉल का तापमान शून्य से नीचे गिर गया। उसने ब्राज को एक झटके में उठाया और ज़मीन पर पटक दिया। ब्राज के मुंह से खून की एक धार फूट पड़ी। कालिंदी अपने कमरे से यह शोर सुनकर बाहर भागी, लेकिन अवतेश का यह खूंखार रूप देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे के बारे में। अवतेश ने झुककर ब्राज के बालों को मुट्ठी में जकड़ा और उसका चेहरा फर्श से सटा दिया। अगर तेरी या इस घर में किसी और की भी जवान हिली तो मैं तेरे साथ साथ उन लोगों की जवान इस फर्श में गाड़ दूंगा। अवतेश ने उसे ठोकर मारी और मुड़कर नेहा की तरफ बढ़ा। नेहा खौफ और एक अजीब से गर्व के बीच कांप रही थी। अवतेश ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ा और सीढ़ियों की तरफ खींचता हुआ उसे वापस कमरे में ले आया। कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक करते ही अवतेश का संयम टूट गया। उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। तुम क्यों नहीं बोलती? अवतेश ने नेहा को दीवार से सटाते हुए दहाड़ा। उसकी आवाज़ में आज गुस्सा कम और एक गहरी, रुला देने वाली बेबसी ज़्यादा थी। क्यों हर किसी को अपने ऊपर कीचड़ उछालने देती हो? क्या सच में उस रात हवेली से भागने की तुम्हारी अपनी मर्जी थी? बताओ मुझे। उसकी धार से बच्चे के पालने में हलचल हुई, लेकिन नेहा के अंदर जैसे 8 महीने का दबा हुआ ज्वालामुखी आज फट पड़ा। मैं नहीं भागी थी। नेहा की चीख उस भारी सन्नाटे को चीर गई। उसकी आंखों से आंसुओं का बांध टूट पड़ा। उसने कांपते हुए हाथों से अवतेश की शर्ट का कॉलर पूरी ताकत से मुट्ठी में पकड़ लिया। मुझे धक्के मारकर निकाला गया था। तुम्हारी माँ ने मुझे निकाला था। नेहा से सकते हुए पूरी तरह टूटकर उसके सीने पर गिर पड़ी। उन्होंने मुझे झूठे सबूत दिखाए थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, सिर्फ अपनी किसी पुरानी नफ़रत का बदला ले रहे हो और तुम किसी और से शादी करने वाले हो। इतना ही नहीं, उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैं यह घर छोड़कर नहीं गई तो तुम मेरे पेट में पल रहे इस बच्चे को मार दोगे। अवतेश का पूरा शरीर एक झटके में पत्थर हो गया। उसके कॉलर पर नेहा की जकड़ी हुई मुट्ठियों की पकड़ ढीली पड़ रही थी। क्या? अवतेश के होंठों से बस एक कांपती हुई फुसफुसाहट निकली। वह गुरूर, वह शक, वह धोखा जो उसने महीनों से सीने में पाल रखा था, वह सब किसी कांच के महल की तरह चकनाचूर हो गया। जिस औरत को वह सजा देने लाया था, वह औरत तो खुद उसके बच्चे की जान बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही थी। कालिंदी ने उसके दिमाग में जहर भरा था और उसने बिना सच्चाई जाने नेहा को गुनहगार मान लिया था। अवतेश ने अपने कांपते हुए हाथ धीरे से उठाए और नेहा के आंसुओं से भीगे चेहरे को अपनी दोनों हथेलियों में थाम लिया। उसके अंगूठे नेहा के गालों से आंसू पहुँच रहे थे, लेकिन खुद अवतेश की आंखों से एक गर्म आंसू टूटकर नेहा के होंठों पर आ गिरा। तुम्हें तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था नेहा? उसकी आवाज़ में एक बच्चे जैसी शिकायत और दर्द था। तुम्हें लगा मैं अपने ही अंश को मार दूंगा? और तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें छोड़कर किसी और से शादी करूंगा? नेहा, मैं तुम्हारे सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता और न तुम्हारे जाने के बाद सोच पाया। मैं आज भी उसी जगह हूँ नेहा, जहाँ तुम मुझे छोड़कर गई थी। क्या तुम्हें मुझ पर और मेरे प्यार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था? ये कहते हुए उसकी आवाज़ भर्रा गई। नेहा ने अपनी नज़रें नीचे कर ली। नेहा, तुम मुझसे ऐसी नज़रें नहीं चुरा सकती। उसने नेहा का चेहरा अपने दोनों हाथों से ऊपर करते हुए कहा। आज तुम्हें मुझे जवाब देना ही पड़ेगा। उसकी आवाज़ में ऐसा दर्द और तड़प थी कि नेहा के अंदर महीनों से दबे हुए सवाल और शिकायतें आज आंसुओं के लंबे सैलाब में बह निकले। वह अवतेश के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू अवतेश की शर्ट को भिगो रहे थे। अवतेश ने धीरे से उसे खुद से अलग किया और बहुत प्यार से उसके गालों पर बह रहे आंसुओं को अपने हाथों से पोंछा। नेहा, मैं तुमसे रोने के लिए नहीं कह रहा हूँ। उसने नेहा का चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया और सीधे अपनी दर्द और आंसुओं से भरी आंखों से नेहा की आंखों में देखते हुए बोला, मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ नेहा,
कि तुम्हें मुझ पर भरोसा क्यों नहीं था। क्यों लोगों ने तुमसे जो कहा वो तुमने चुपचाप मान लिया, और तुमने तुमने मुझसे एक बार भी कुछ पूछना ज़रूरी नहीं समझा। बोलो नेहा, तुमने ऐसा क्यों किया? वह चीखा, लेकिन अब उसकी चीख में गुस्सा नहीं, बल्कि एक ऐसा दर्द था जिसने नेहा की रूह को कँपा दिया। क्योंकि क्योंकि आपने मुझसे शादी अपनी मर्ज़ी से नहीं की थी। आप पहले से ही किसी और से प्यार करते थे और मुझसे शादी के बाद भी नफ़रत करते रहे। तो तो मुझे लगा कि आप वह सुबकते हुए बोल ही रही थी कि अवतेश ने उसकी बात बीच में ही काट दी। तो तो तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें छोड़कर जिससे प्यार करता था उससे शादी कर लूँगा। अवतेश के होठों पर एक हल्की, तीखी दर्द भरी मुस्कान उभरी। नेहा, मैंने तुमसे शादी अपनी मर्जी से नहीं की थी। वो तुम्हें याद था, मैं किसी और से प्यार करता था। वो तुम्हें याद था। उसने नेहा के दोनों कंधे अपने मजबूत हाथों में जकड़ लिए। और मैं तुमसे शादी के बाद भी नफरत करता रहा। वो भी तुम्हें याद था। लेकिन लेकिन कब तुम मेरी पूरी ज़िंदगी, मेरी पूरी दुनिया बन गई थी, मुझे मुझे खुद पता नहीं चला। उसने नेहा का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर ऊपर किया। और और जब मुझे पता चला तो मैंने सबके सामने तुमसे अपने प्यार का इजहार किया था। क्या वो तुम्हें याद नहीं था? अवधेश की आंख से एक आंसू छलक कर नेहा के गाल पर गिर पड़ा। वह आगे बोला, और फिर जब मैंने सबके सामने तुमसे चीख चीख कर कहा था, नेहा, तुम मेरी ज़िंदगी का वो खूबसूरत हिस्सा हो जिसे मैं कभी भी खुद से अलग नहीं करूँगा, क्या वो तुम्हें याद नहीं था? इतना ही नहीं, जब मैंने तुमसे अपनी हर एक गलती की माफ़ी मांगी थी, और जब मैंने तुम्हें हर वो खुशी देने की कोशिश की जिस पर तुम्हारा हक था, क्या वो तुम्हें कुछ भी याद नहीं था? बोलो, बोलो नेहा, तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? तुमने ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा? और मुझे बिना कुछ बताए, मुझसे बिना कुछ पूछे तुम मुझे छोड़कर चली गई। अवतेश की आवाज़ अब दर्द से और भी भारी हो गई थी। क्यों नेहा, बताओ मुझे, वह दर्द भरी आवाज़ में चीखा। मुझे मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे बस अपने बच्चे को बचाना था। नेहा ने रोते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। नेहा ने अपनी नज़रें नीचे कर लीं। 1.25 महीने की वह दूरी, वह नफ़रत का झूठा नकाब, और वह सारा दर्द, सब एक पल में पिघल गया। अवतेश ने अपनी आंखें मूंद कर अपना माथा नेहा के माथे से टिका दिया। दोनों की सांसें एक दूसरे की गर्माहट में घुलने लगीं। यह महज जिस्मानी नज़दीकी नहीं थी, यह रूह के घाव पर रखा गया एक ऐसा मरहम था जो दोनों को अंदर तक सुन्न कर रहा था। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि हवेली की दीवारों के बाहर असली साजिश और असली कातिल अभी भी अपने आखिरी बार की तैयारी कर रहा था। दोनों की सांसें एक दूसरे की गर्माहट में घुल रही थीं। नेहा की आंखें बंद थीं और वह खुद को अवतेश के चौड़े सीने में सुरक्षित महसूस कर रही थी। सालों की गलतफहमियां और महीनों का दर्द उन आंसुओं में बह चुका था। लेकिन अचानक दरवाजे के लॉक में किसी मास्टर की के घूमने की एक धीमी आवाज़ ने उस जादुई पल को चकनाचूर कर दिया। दरवाज़ा एक झटके से खुला। सामने हवेली की मालकिन कालिंदी देवी खड़ी थी, लेकिन आज उसके हाथों में हमेशा की तरह अवतेश के लिए चाय या कॉफ़ी का प्याला नहीं, बल्कि एक भारी रिवॉल्वर थी जिसका मुंह सीधे नेहा की तरफ था। उसके ठीक पीछे चेहरे से खून पहुँचता हुआ ब्राज खड़ा था। अवतेश की आंखें, जो चंद सेकंड पहले मोहब्बत की नमी से भरी थीं, एक खूंखार शिकारी की तरह सिकुड़ गईं। उसने बिना एक पल गंवाए नेहा को झटके से अपने पीछे कर लिया और अपने चौड़े सीने को एक अवैध ढाल की तरह उसके आगे तान दिया। बहुत भावुक मिलन है। कालिंदी की आवाज़ में जहर और पागलपन दोनों थे। मुझे लगा था कि तुम इस मनहूस लड़की को हमेशा के लिए निकाल दोगे, लेकिन तुम तो इसके आंसुओं में पिघल गए अवतेश। रिवॉल्वर नीचे रखिए माँ। अवतेश की आवाज़ खतरनाक हद तक शांत थी। मैं तुम्हारी माँ नहीं हुई, कालिंदी चीखी, और ना ही मुझे इस बात का कोई अफसोस है। 15 साल 15 साल मैंने तुम्हारे बाप के साथ एक ऐसी शादी में गुजारे जहाँ मुझे सिर्फ एक दूसरी पत्नी और एक सौतेली माँ का दर्जा मिला। तुम्हारे बाप ने अपनी सारी दौलत तुम्हारे नाम कर दी, इसलिए मैंने उसे मार डाला। अवतेश का शरीर एक झटके में सुन्न पड़ गया। नेहा के मुंह से एक दबी हुई सिसकी निकल गई। हाँ, मैंने मारा उसे। कालिंदी की आंखों में एक बहसी चमक थी, और इसका इल्ज़ाम मैंने बहुत आसानी से नेहा के परिवार पर डाल दिया।
मैंने ही वो झूठे सबूत बनाए थे ताकि तुम इस लड़की से नफ़रत करो। अगर यह यश वापस नहीं आती तो मेरे रास्ते का आखिरी कांटा भी निकल जाता, लेकिन अब तुम दोनों को मरना होगा। कालिंदी की उंगली ट्रिगर पर कसने लगी। नहीं, नेहा चीखी और उसने अवतेश को पीछे खींचना चाहा, लेकिन अवतेश किसी चट्टान की तरह अपनी जगह पर डटा रहा। उसे अपनी जान से ज़्यादा अपनी नेहा और अपने बच्चे की परवाह थी, जो उसके पीछे खड़े थे। धाएं, गोली की गगनभेदी आवाज़ से हवेली की दीवारें कांप उठीं। पालने में सो रहे बच्चे की रोने की तेज़ आवाज़ें गूंजने लगीं। नेहा ने खौफ से आंखें खोलीं। अवतेश वहीं खड़ा था, लेकिन उसके बाएं कंधे से खून का एक फव्वारा फूटकर उसकी सफ़ेद शर्ट को लाल कर रहा था। उसने नेहा को बचाने के लिए गोली अपने ऊपर ले ली थी। अवतेश! नेहा चीखते हुए उसके सीने से लिपट गई। उसके कांपते हाथ अवतेश के खून से सन गए। कालिंदी एक और गोली चलाने ही वाली थी कि हवेली के मुख्य दरवाजे से सायरन की आवाज़ गूंजने लगी। पुलिस के भारी जूतों की आहट सीढ़ियों पर दौड़ रही थी। अवतेश ने नीचे ब्राज की गर्दन दबोचते वक्त अपने पुलिस कमिश्नर दोस्त को हवेली में साजिश का अंदेशा जताते हुए मैसेज कर दिया था। पुलिस को सामने देखते ही कालिंदी के हाथ से रिवॉल्वर गिर गई। चंद पलों में ही पुलिस ने उसे और ब्राज को दबोच लिया। कालिंदी पागलों की तरह चीख रही थी, लेकिन हवेली का असली सच अब सामने आ चुका था। कमरे में अब सिर्फ बारूद और खून की महक थी। पुलिस के जाने के बाद अवतेश फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया। उसका बायां हाथ खून से लथपथ था, लेकिन उसने दर्द से कराहते हुए भी अपने दाएं हाथ से नेहा के आंसुओं से भीगे चेहरे को थाम लिया। नेहा फूट फूट कर रो रही थी। आपने गोली क्यों खाई? अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? मैंने कहा था ना। अवतेश की आवाज़ दर्द से कमज़ोर हो रही थी, लेकिन उसकी आंखों में बेइंतहा इश्क और एक हताश कर देने वाला अधिकार था। तुम पर और तुम्हारे हर दर्द पर सिर्फ मेरा हक है। यह सुनकर नेहा की रुलाई और तेज हो गई। उसने अपने सारे गिले शिकवे, सारी दूरियां भुलाकर अपने होंठ अवतेश के माथे पर टिका दिए। खून, आंसू और गोलियों की उस गूंज के बीच 1.25 महीने का वह कठोर इंतजार आखिरकार उनके एक गहरे जिस्मानी और रूहानी आलिंगन में टूट गया। बारूद की गंध और फर्श पर बिखरे खून के बीच वह आलिंगन इतना गहरा था कि जैसे दो भटकती हुई रूहें सदियों बाद अपने जिस्म में लौटी हों। पुलिस के जाने के कुछ ही देर बाद कमिश्नर दोस्त के साथ आया डॉक्टर अवतेश के कंधे से गोली निकालकर पट्टी कर चुका था। डॉक्टर ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट होकर सख्त आराम की हिदायत दी थी, लेकिन अवतेश की जिद के आगे किसी की नहीं चली। वह अस्पताल जाने को तैयार नहीं था। वह अब अपनी पत्नी और बच्चे को एक पल के लिए भी अपनी नज़रों से दूर नहीं करना चाहता था। हवेली के उस विशाल बेडरूम में अब एक अजीब सा रुला देने वाला सुकून था। कालिंदी का साया हमेशा के लिए इस घर से मिट चुका था। बच्चा अपने पालने में गहरी नींद में सो रहा था। नेहा कांपते हाथों से अवतेश की खून से सनी शर्ट बदल रही थी। उसके आंसू अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जैसे ही उसने एक साफ सूती शर्ट अवतेश के दाएं हाथ में पहनानी चाहिए, अवतेश ने झटके से उसकी कलाई पकड़ ली और उसे खींचकर अपने सीने पर गिरा लिया। आपका कंधा। नेहा घबराकर पीछे हटना चाहती थी, लेकिन अवतेश के दाएं हाथ की फौलादी पकड़ ने उसे हिलने नहीं दिया। इन 8 महीनों की तड़प के सामने यह गोली का जख्म रुई के फाहे जैसा है नेहा। अवतेश की आवाज़ भारी और मदहोश कर देने वाली थी। उसकी आंखों में आज कोई गुरूर, कोई शक नहीं था। वहाँ सिर्फ एक खुली बेबाक दीवानगी थी। 1.25 महीने की दूरी आज ख़त्म हो गई है। उसकी बात सुनकर नेहा के रोंगटे खड़े हो गए। जिस पल का खौफ उसे पिछले 40 दिनों से जला रहा था, आज वही पल एक मीठे अजाब की तरह उसके सामने था। अवतेश ने अपनी सही हाथ की उंगलियों को नेहा के बालों में उलझाया और उसका चेहरा अपने बिल्कुल करीब कर लिया। मुझे माफ़ कर दो नेहा। अवतेश के होठों से पहली बार यह शब्द निकला था। उसकी आवाज़ में एक बच्चे जैसी बेबसी थी। मैं तुम्हारे स्वाभिमान को कुचलता रहा, तुम्हें सजा देता रहा, जबकि तुम मेरे ही अंश को बचाने के लिए दर दर भटक रही थीं। मैं तुम्हारे इस एहसान और अपनी इस गलती के बोझ तले पूरी ज़िंदगी दबा रहूँगा। चुप रहिए। नेहा ने अपने कांपते हुए होंठ अवतेश के होठों पर रख दिए। यह कोई डरी हुई स्त्री का समर्पण नहीं था,
यह उस औरत का अधिकार था जिसने अपने प्यार और वजूद की सबसे बड़ी जंग जीत ली थी। अवतेश के अंदर का वह जज्बातों का खामोश ज्वालामुखी अब फट पड़ा। उसने नेहा की कमर को अपने दाएं हाथ से जकड़कर उसे पूरी तरह बिस्तर पर अपने नीचे कर लिया। नेहा के जिस्म का पोर-पोर उस छुअन से सिहर उठा। सालों की दूरियां, वो खौफनाक रातें, हवेली की साजिशें और वो 1.25 महीने का दर्दनाक इंतजार, सब कुछ उन जलती हुई सांसों और एक दूसरे में टूटकर बिखर जाने की उस बेबाक रात में भस्म हो गया। अवतेश का वो पचैसिव रूप आज एक ऐसे महबूब में बदल चुका था जो अपनी पत्नी की हर तकलीफ को चूमकर पी लेना चाहता था। 1 साल बाद हवेली की वो दीवारें जो कभी साजिशों और खौफ की गवाह थीं, आज बच्चों की किलकारियों और खिलखिलाहट से गूंज रही थीं। कालिंदी के जेल जाने के बाद हवेली के हर कोने से उसका मनहूस साया मिटा दिया गया था। सुबह की सुनहरी धूप मखमली पर्दों को चीरती हुई बेडरूम में दाखिल हुई। आईने के सामने खड़ी नेहा अपने बालों में सिंदूर भर रही थी। उसके चेहरे पर अब एक ठहरा हुआ मखमली निखार था, एक ऐसी औरत का निखार जो पूरी तरह से महफूज और मुकम्मल थी। तभी पीछे से अवतेश की मजबूत पाँव ने उसकी कमर को जकड़ लिया। उसकी ठुड्डी नेहा के कंधे पर टिकी हुई थी। आईने में दोनों की नज़रें मिलीं। मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है मिसेस अवतेश, और आप हैं कि मुझे अपने पास से हिलने नहीं दे रही। अवतेश ने उसकी गर्दन पर हल्की सी ओंठ रखते हुए एक शरारती भारी आवाज़ में कहा, मैंने रोका है आपको। नेहा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर उसके सीने से टिका दिया। जाइए ना। कैसे जाऊं? अवतेश ने अपनी नज़रें आईने से हटाकर बेड की तरफ की। बेड के बीचों बीच उनका 1 साल का बेटा अयांश अपने पापा की टाई को दोनों मुट्ठियों में जकड़े हुए गहरी नींद में सो रहा था। अवतेश पिछले आधे घंटे से अपनी टाई छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रहा था, लेकिन बेटी की पकड़ बिल्कुल अपने बाप जैसी सख्त थी। नेहा की हल्की सी हंसी कमरे में गूंज गई। उसने मुड़कर अवतेश के कॉलर को ठीक किया। वह जानता है कि उसके पिता का असली रुतबा दुनिया के लिए कुछ भी हो, लेकिन इस हवेली में वह सिर्फ मेरा और उसका गुलाम है। नेहा ने एक गहरा और अधिकार भरा कटाक्ष किया। अवतेश मुस्कुराया। उसने झुककर नेहा के माथे को चूमा और फिर पलंग पर जाकर बहुत नरमी से अपने बेटे के माथे पर ओंठ रख दिए। वह शहर का सबसे खूंखार और व्यवहारिक बिजनेसमैन था, लेकिन इस एक कमरे के भीतर अपनी पत्नी के आंसुओं और अपने बेटे की एक मुस्कान के आगे वह अपना सारा गुरूर और अपनी सारी दौलत हारने को हमेशा तैयार था। अतीत के जख्म भर चुके थे और हवेली की चौखट पर अब सिर्फ एक नए, मुकम्मल और खूबसूरत सवेरे ने कदम रखा था। सौदा तो किया था रातों का, पर हम अपनी रूह हार बैठे। नफ़रत की आग बुझाने चले थे और खुद को ही इश्क में जला बैठे। साजिशों के घने अंधेरे क्या मिटाते हमारे मिलन की लौ को। सीने से जो लगे तुम, तो हम दर्दों से ही एक नया सवेरा सजा बैठे। तो दोस्तों, ये थी अवतेश और नेहा की कहानी। चाहत हो तो ऐसी। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको ऐसी कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।